दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले एक दिन पहले राहत देने का फैसला लिया था और दोनों ईंधन पर उत्पादन शुल्क कम किया था। इसके तहत पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कम किया गया था। केंद्र के इस फैसले के बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के वैट कम करने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ राज्यों ने ऐसा करने से इनकार नहीं किया। जिन राज्यों ने वैट से कमी नहीं की गई थी उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल जैसे राज्य भी हैं। केरल और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं महाराष्ट्र में वो सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा ने जहां कांग्रेस शासित राज्यों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भी केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल से उत्पादन शुल्क कम करने का फैसले को महज एक स्टंट करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के पॉकेट मार सरकार के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि असल में खुद कांग्रेस पॉकेट मार की पर्याय बन गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा उठा रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे को जोश के साथ उठाते रहे हैं। क्या राहुल गांधी अभी जज्बे और जोश के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के साथ साथ दिल्ली और बंगाल सरकार को भी घेरेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी से साफ है कि उनका मकसद जनता को राहत देना नहीं था, बल्कि सिर्फ राजनीति करना था। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह देते हुए उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इसमें कोई खास कमी नहीं आई है। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल का उत्पादन शुल्क 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था। उन्होंने सिलेंडर के दाम अभी भी वैसे ही है और इसमें कमी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 14 नवंबर को विशाल अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि जिस तरह यूपीए सरकार ने उत्पादन शुल्क को 30 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर दिया था, वैसे ही अगर एनडीए सरकार भी करती तो पेट्रोल डीजल के दाम निश्चित तौर पर कम होते। उन्होंने कहा कि पहले शुल्क को बढ़ाकर 30 रुपए कर देना और फिर उसमें से केवल 5 रुपए की कटौती करना केवल एक लॉलीपॉप भर है। सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब निकाल दी। उन्होंने हिंदुत्व को जो ना ISIS और बोको हराम से जोड़ दिया। तो ऐसे क्या होता है कि जब भी चुनाव आती है, कांग्रेस का कोई एक बड़ा लीडर, पिछले बार शशि थरूर ने ही आपका गेम बिगाड़ दिया, इस बार जो है इन्होंने अपना किताब विमोचन को लेकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करके चुनाव में जबरदस्ती जो है जय श्री राम को घुसेड़ देते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक शब्द को पकड़कर, पूरी पुस्तक का अगर आप पढ़ेंगे, पूरी पुस्तक में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ भाजपा ढूंढती है और उन्होंने एक शब्द को पकड़ के उसको हाव हल्ला मचाना इनसे बढ़िया करके आता है। जैसे कि आज ये पोस्टरों में, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आज उत्तराखंड की बात करें हम, उत्तराखंड में बताइए कि पोस्टर मार दुनिया भर के पोस्टर छाप दिए इन्होंने। अखबार के हर पेज पे इनके फोटो छप रहे प्रतिदिन, फुल उसमें आ रहे निकल के। तो लेकिन धरातल पे कुछ है? कुछ नहीं है धरातल पे। तो ये ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जो जन भावनाओं को कुरेदने का काम करे। उसको जनता इनको समझ चुकी है। ये बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है। अब ये सब चलने वाला नहीं है। लोग भुखमरी के कगार में है। देश में किसान बर्बादी की तरफ बैठा हुआ है। दिल्ली के दरबार में पिछले 1 साल से वो वहाँ पे हमारे कई सौ किसानों ने शहीद हो चुके हैं। कोरोना काल में कितने हजार मजदूर मर चुके, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, कितने लोग अपने कारोबार ठप कर चुके हैं। लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते थे उत्तराखंड में, आज भुट्टे बेचने को मजबूर हैं। ये हालात प्रदेश की हो चुकी है। इनको इसके सलमान खुर्शीद जी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसकी सूझी पड़ी है। इनको कोई इसमें दम नहीं है। ये बहुत ऑब्सलीट हो चुका फॉर्मूला, अब ये चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि है और ये हिंदुत्व और देवभूमि का सबसे बड़ा अगर प्रहरी अगर बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश है। उत्तराखंड प्रदेश में इनका हर आदमी यहाँ आत्मीयता और ईश्वर का साधना में, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का हर निवासी प्रदेश में अपने आप में एक ईश्वर में आस्था करने वाला है। तो ये इनके जो मुद्दे हैं
जय श्री राम और ये सभी मानते हैं हम लोग, इनकी हम यहाँ बात ना करके हम सिर्फ यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और इस युवा प्रदेश को जो इन्होंने ठगने का काम किया है पिछले 4.5 सालों में, जो इस देश को झेलना पड़ा है, वो एक एक आदमी ने अपने मन में बैठा लिया है कि भाजपा ने उत्तराखंड प्रदेश को आज, ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को याद करो आप, जिन्होंने इसको आर्थिक राजधानी बनाने का काम किया, उधम सिंह नगर को, हरिद्वार को, सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। आज पूरा प्रदेश कांग्रेस का दिया खा रहा है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का दिया हुआ हम लोग आज भोग कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? इनके 7-8 मुख्यमंत्री यहाँ उत्तराखंड में इस समय मौजूदा समय में हैं भाजपा के। मुझे एक मुख्यमंत्री का भी एक कार्यकाल बता दीजिए और एक उपलब्धि बता दीजिए कि किसी भी एक मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए एक ऐसा ये काम किया जिसको आने वाले पीढ़ियां भी याद करें। बताइए कोई एक ऐसा कोई कार्य हो। और हम कांग्रेस के आपको 50 क्या 1000 कार्य हम गिनवा सकते हैं जो कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए किए हैं। आज बच्चा बच्चा इस देश का कांग्रेस का ऋणी है और ये समय आया है कि हमें अब जाति, धर्म और इन सब से ऊपर उठकर जो आज़ादी की पार्टी है, जिन्होंने देश को आज़ादी देने का काम किया, देश को विकास करने का काम किया, देश में औद्योगिक क्रांति लाने का काम किया, ऐसी पार्टी को चुनना है। हमें सबसे पहले उत्तराखंड प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनानी है, उसके बाद 24 में हमें दिल्ली की सरकार बनानी है। यही और इसकी शुरुआत हम उत्तराखंड से करेंगे और 2022 में उत्तराखंड का जन जन तैयार बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी से इनका विरोध है। मंदिरों में जाते हैं तो इनका विरोध है, बस्तियों में जाते हैं तो इनका विरोध है, गलियों में जाते हैं तो इनका विरोध है। इनके भाजपा के अंदर खुद अंतर्कलह है, क्योंकि मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री नाकाबिल इनके घोषित कर दिए। जीएसटी ला रहे थे, उस टाइम जीएसटी में डीजल पेट्रोल भी आ रहा था और वो हमारा जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम, वो सिर्फ 14% तक जीएसटी हर चीज़ पे लग रहा था। लेकिन जो इनका जीएसटी आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मोदी साहब लेकर आए, वो 28% तक आया है। इससे लोगों की बेरोजगारी, नौजवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और दूसरी महंगाई, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज डीजल पेट्रोल के बढ़ने से महंगाई एकदम बढ़ती है, क्योंकि सारा काम ट्रांसपोर्ट से होता है। तो हम जनता को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं 2024 में जैसे ही हमारी सेंटर में सरकार आएगी तो हम इसको जीएसटी में लेकर आएंगे और साथ में डीजल और पेट्रोल की कीमतें हम 50 और 55 रुपये से ज़्यादा है। जिस तरह मनमोहन सिंह जी के समय आपको मालूम है बैरल, जो आज बैरल का रेट है उससे आधा है और उस वक्त डबल था, लेकिन फिर भी कीमतें हमने बढ़ने नहीं दी, सब्सिडी दी, सब कुछ दिया और उस वक्त का निकालो कि 70 से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी। लेकिन आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं। आपदा पे बात करें, सरकार का कर्तव्य बनता है कि आपदा हो तो उनकी पूरी मदद हो। या तो उनको कोई देखने आए नाम के लिए और 4035 रुपये चेक दिए, जो बोनस भी हो गया। इसी तरह महंगाई जो है, आज जनता महंगाई की चरम सीमा से गुजर रही है। लोग, मैं तो कहूँगा कि 80% लोग फ्रूट नहीं खा पा रहे, दूध नहीं पी पा रहे, सिर्फ रोटी और दाल से अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी सरकार जो कि हर चीज़ में रेट बढ़ा रही है आप, और हर एक प्राइवेट कर रही है, बेरोजगारी तो और बढ़ेगी। जैसे जैसे प्राइवेट होती जाएगी, रेलवे भी हो रही है, एयर इंडिया भी बेच दी, जैसे जैसे प्राइवेट होएगी स्टाफ आधा हो जाता है, उससे और बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं यही कहूँगा जनता से कि आने वाले समय में
इनको छोड़ दो और जो ये लीडर इतनी बड़ी